नमस्कार, मैं रविश कुमार। एक मोबाइल ऐप है बुल्ली बाई। हालांकि इसे अब उस प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया है, लेकिन इसी प्लेटफॉर्म से पिछले साल जुलाई में सुल्ली डील का ऐप डाउनलोड किया गया था। दोनों ही मामलों में केवल मुस्लिम महिलाओं और लड़कियों को निशाना बनाया गया, उनकी तस्वीरें डाली गईं और लोगों से बोली लगाने के लिए कहा गया। पुलिस ने पिछली बार भी मामला दर्ज कर लिया था, मगर आज तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। पुलिस ने इस बार भी मामला दर्ज कर लिया है। सुल्ली और बुल्ली दोनों ही नाम अभद्र और अश्लील माने जाते हैं। सुल्ली और बुल्ली डील ऐप में कोई 6 महीने का अंतर भी नहीं है, लेकिन दोनों ऐप में उन्हीं मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया है जो विरोध में आवाज उठाती हैं। 67 साल की खालिद परवीन ने नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ आवाज उठाई थी, जिनके खिलाफ हरिद्वार में भड़काऊ भाषण देने का मामला दर्ज हुआ है। हैदराबाद की पत्रकार आयशा मिन्हाज ने अपनी तस्वीर देखकर कहा कि भारत में मुस्लिम औरतों की यह दुखद सच्चाई है, इससे भी बुरा हो सकता है। नाबिया खान अपनी कविता को प्रतिरोध की आवाज कहती हैं, उनकी तस्वीर भी इस ऐप में है। कश्मीर की पत्रकार कुरतुल रहबर का भी फोटो है और रेडियो मिर्ची की मशहूर रेडियो एंकर साइमा का भी। किसी को नजीब की मां फातिमा नफीस का नाम याद रहा, जिनका बेटा आज तक सरकार की पुलिस खोज नहीं सकी। मुंबई की वकील फातिमा जोहरा खान का भी फोटो मौजूद है। कईयों ने अलग अलग शहरों में इस ऐप के खिलाफ मामले दर्ज कराए हैं। आज साइबर क्राइम हैदराबाद जाकर मैं एफआईआर दर्ज करी सुल्ली डील्स और बुल्ली बाई के खिलाफ। कि मुझे कल पता चला कि बुल्ली बाई की लिस्ट में 112 लोगों में मेरा भी नाम है उस लिस्ट में। तो फिर मैं कंफर्म करने के बाद फिर आज जाके केस फाइल करने का काम किया। ये असल में इन लोगों का जो ज़हनी हालत को देखकर मुझे अफसोस हो रहा है। ना मैं डरी हूं, ना तो मुझे कोई शेम फील हो रहा है कि उनके घटिया सोच पे मुझे बहुत अफसोस है। अब इस वक्त जो मैं एफआईआर कर दी हूं, इस केस के तय तक पहुंचूंगी, इसको अब रोक लगाने की जरूरत है। क्यों मुस्लिम वुमन जो वोकल है सोशल मीडिया में, उनकी आवाजों को दबाना, उनको खामोश बिठा देना इनका मकसद है। ये ऐसा हो नहीं सकता, ये होगा नहीं। हेट स्पीच के खिलाफ हम लोग सब ट्विटर में एक्टिव थे, तो हेट स्पीच से डाइवर्ट करने के लिए ये काम किया गया, ऐसा मेरा मानना है। इन दोनों ऐप को जिन्होंने बनाया है, डाउनलोड किया है, लाइक किए हैं या टिप्पणियां की हैं, उन सभी का अलग से अध्ययन होना चाहिए, ताकि पता चले कि ये लोग किन घरों से आते हैं, इनके भीतर मुस्लिम महिलाओं के प्रति इतनी नफरत कहां से आ रही है, इन्हें किसी भी महिला के प्रति ऐसे ख्याल से आनंद कैसे मिल सकता है। 2018 में जम्मू के कठुआ में बलात्कार के एक मामले से जुड़ा प्रधानमंत्री मोदी का एक मशहूर बयान है। उस दौरान एक बात हुई थी, बलात्कार के आरोपियों के समर्थन में तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। ऐसा कभी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री ने उसका विरोध किया था या नहीं, यह सवाल आप उन्हीं से पूछें। लेकिन उन्होंने बलात्कार को लेकर सरकारों के बीच तुलना की राजनीति की निंदा जरूर की थी। जब किसी छोटी बालिका पर बलात्कार होता है, कितनी दर्दनाक घटना है जी। लेकिन क्या हम ये कहेंगे कि तुम्हारी सरकार में इतने होते थे, मेरी सरकार में इतने होते हैं? मैं समझता हूं इससे बड़ा गलत रास्ता नहीं हो सकता है। बलात्कार बलात्कार होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार किसी की भी हो, बलात्कार बलात्कार होता है। यहां एक बात जोड़ना चाहूंगा कि किसी भी समुदाय की महिला हो, उसकी बोली लगाने का ख्याल भी उसी तरह सभी महिलाओं के खिलाफ होता है जैसे बलात्कार बलात्कार होता है। सुल्ली और बुल्ली बाई ऐप का मामला केवल मुस्लिम महिलाओं का मामला नहीं है। यह मामला बताता है कि समाज में सभी औरतों को किस तरह से देखा जाएगा, और देखने की यह छूट राजनीति और धर्म के आधार पर ली जा रही है, दी जा रही है। इसलिए जिन लोगों ने ऐसा ऐप बनाया है, चाहे वे हिंदू हो या मुस्लिम, जिन्होंने यह डाउनलोड किया है या इस पर लाइक से लेकर टिप्पणी तक की है, उन सभी की काउंसलिंग होनी चाहिए। मनोचिकित्सक के यहां कुछ हफ्तों के लिए भेजा जाना चाहिए, जैसे किसी को नशे की लत छुड़ाने के लिए नशा मुक्ति केंद्र भेजा जाता है। यह मामला केवल पुलिस का नहीं है। पुलिस तो 2-4 अपराधियों को पकड़ेगी,
लेकिन इस सोच के कई लोग जो घरों में मौजूद हैं उन्हें धरा जाना जरूरी है। काश इस तरह की सोच को लेकर किसी ने आशीष, विशाल और कलुआ को सतर्क किया होता। राहुल खान की हत्या को लेकर झगड़े की वजह जो भी रही हो, लेकिन जब आशीष, विशाल और कलुआ को राहुल खान पर गुस्सा आया तो वे उसे मुल्ला कहने लगे और खुद को हिंदू। मुल्ला मौलवी का इस्तेमाल दोहों, कविताओं, शेरो शायरी में होता रहता है, लेकिन इन तीनों का राहुल खान को मुल्ला कहना अलग है। उसमें मुल्ला के बहाने मुसलमानों से घृणा है और यह घृणा राजनीति के जरिए उनमें भरी गई है। नफरत ही थी कि मुल्ला मुल्ला कहते कहते तीनों कथित रूप से हत्या कर बैठे। आशीष, विशाल और कलुआ का किसी राहुल खान या इस्माइल से झगड़ा हो सकता है, किसी भी बात पर होता रहता है, लेकिन उन्हें हत्या की सोच तक ले जाने वाले कौन से शब्द हैं, उन शब्दों के पीछे कौन सी सोच है, इसे आज ही समझ लीजिए। सोशल मीडिया, राजनीति और गोदी मीडिया की बहसों से जिन बातों को मंजूरी मिल रही है, उन्हीं की चपेट में आकर ये तीनों हत्यारे बन गए और अब जेल में हैं। यह घटना पिछले साल दिसंबर की है और हरियाणा की है। आपके दिमाग में नफरत के अलग अलग खांचे बनाए जाते रहते हैं ताकि आप एक प्रकार की नफरत को दूसरे प्रकार की नफरत से सही ठहराते रहें। मिसाल के तौर पर मुमकिन है कोई बलात्कार को गलत कहेगा, लेकिन आबादी के आधार पर फैलाए जाने वाली नफरती बातों को सही बताएगा। जैसे धर्म संसद में मुसलमानों के प्रति हिंसा की बात को कई लोगों ने गलत कहा, लेकिन मुमकिन है उनमें से कई लोग कोरोना को तबलीग जमात से जोड़ने की बात को सही बता चुके होंगे। मुमकिन है कि कई लोग दंगों को गलत कहें मगर सुल्ली डील ऐप डाउनलोड कर मजा लेने लगे। मुसलमानों और मुस्लिम महिलाओं के प्रति यह सोच सुल्ली और बुल्ली डील्स के जरिए पहली बार सामने नहीं आई है। दिल्ली दंगों के आरोप में जब सफूरा जरगर को गिरफ्तार किया गया तब उनके गर्भवती होने को लेकर खतरनाक तरीके से ट्विटर पर लिखा जाने लगा, मजाक उड़ाया गया। मई 2020 में सफूरा को लेकर अश्लील मीम बनाए जाने लगे, उनकी शादी को लेकर अनाप शनाप बातें लिखी जाने लगी। इस वक्त सफूरा जमानत पर हैं, उसी तरह जब भी मुस्लिम महिलाएं सार्वजनिक मुद्दों पर बोलती हैं और लड़ती हैं तो उनके औरत होने और एक विशेष धर्म से होने का मजाक उड़ाया जाता है और उस आधार पर गालियां दी जाती हैं। एक तरफ आप बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के नारे लगाते हैं, दूसरी तरफ इस्मत आरा, हिबा मोहसिन खान नाम की महिलाओं की तस्वीर लगाकर बोली लगाते हैं। उम्मीद है मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। इस खेल में केवल मोबाइल ऐप नहीं है, गोदी मीडिया भी है, नेताओं और धर्म गुरुओं के भाषण भी हैं जो अपने भाषण में लाखों लोगों को मारने की बात करते हैं। उसी वक्त आपको याद करना चाहिए कि लाखों लोगों की हत्या करने के लिए हजारों की संख्या में हत्यारे किनके घरों से आएंगे, किनके बेटे बनेंगे। इतना समझ जाएंगे तो ऐसी बातों से अलर्ट होने लगेंगे। ध्यान रहे कि हर पल लाखों की संख्या में सामग्रियां तैयार कर ठेली जा रही हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए आपके परिवार के मर्दों और बेटों के दिमाग में जहर भरा जा रहा है। औरतें भी इस खेल में शामिल होने लगी हैं। इतिहास को हिंदू और मुस्लिम कालखंड में बांटने की रणनीति अंग्रेजों की थी ताकि इस आधार पर बांटकर वे राज कर सके। यह रणनीति आज तक जारी है और इसी आधार पर आपके सामने गुलामी की कहानी खड़ी की जाती है ताकि आप अतीत का बदला लेना अपना कर्तव्य समझने लगे। इसके बाद आबादी का भूत खड़ा किया गया ताकि आबादी के नाम पर आप नफरत करने लगें कि मुसलमानों की संख्या हिंदुओं से ज्यादा हो जाएगी। फिर धर्मांतरण और लव जिहाद के नाम पर ऐसा भूत खड़ा किया गया ताकि शादी और प्यार करने के निजी फैसलों पर नियंत्रण किया जा सके। बीच बीच में थूक जिहाद की चर्चा टीवी के माध्यम से खड़ी की जाती है ताकि आप खाने को लेकर नफरत करने लगे। फिर गाय के नाम पर नफरत का सैलाब बहाया जाता है। बात यहीं तक नहीं रुकती है, यूपीएससी जिहाद नाम से चर्चा खड़ी की जाती है और इससे भी आगे जाकर कोरोना जिहाद का भूत खड़ा किया जाता है ताकि आप किसी न किसी बहाने मुसलमान से नफरत करते रहे। खाने से लेकर पहनने तक की हर चीज पर इसी तरह के जिहाद वाली सोच से हमला किया जाता है। न्यूज एंकर ही कोरोना जिहाद का इस्तेमाल करते रहे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो फिर सुल्ली डील और बुल्ली बाई ऐप को लेकर क्या ही कार्रवाई हो जाएगी। नफरत से जुड़े मुद्दों का जाल इतना बड़ा हो चुका है कि आप निकलने के नाम पर उलझते ही चले जाएंगे।
क्या आपको पता है कि आपका बेटा, आपका पति इस तरह से सोचने लगा है? रिटायर्ड अंकिलों से भी चेक कर लीजिएगा, वीडियो कॉल कर लीजिए। आपकी सुविधा के लिए इस सवाल को और सिंपल कर देता हूं। क्या आप चाहेंगे कि आपका बेटा बलात्कारी और हत्यारा बने, ऐसी सोच के नजदीक जाए? हवा से यह सवाल नहीं आया है। 90 साल पहले के जर्मनी में ठीक यही हुआ। हिटलर की नाजी सेना और उसके समर्थक यहूदियों के खिलाफ तरह तरह से नफरत फैला रहे थे। आबादी के नाम पर यहूदियों को टारगेट किया गया, नस्ल के नाम पर टारगेट किया गया, व्यापार में उनकी मौजूदगी के नाम पर टारगेट किया गया, रूस और कम्युनिस्टों के समर्थक के नाम पर टारगेट किया गया। टारगेट करने के लिए तरह तरह के झूठ रचे गए। इसी तरह से यहूदी औरतों को भी टारगेट किया गया। पहले उनके शरीर को लेकर तरह तरह की बातें होने लगी, लोग हंसी मजाक में कहने लगे और परिवार की चर्चाओं में इन बातों को जगह मिलने लगी। तब सबको लगा कि ठीक हो रहा है, कुछ भी गलत नहीं है। ठीक उसी तरह से जैसे बुल्ली बाई ऐप और सुल्ली डील के जरिए बहुतों के बीच इसे टेस्ट किया जा रहा है कि मुस्लिम औरतों को लेकर ऐसी बातें की जा सकती हैं, उनकी बोली लगाई जा सकती है, उनके वीडियो शेयर किए जा सकते हैं। हिटलर की जर्मनी में इसी तरह की सोच ने कई जर्मन लड़कों और मर्दों को हत्यारा और बलात्कारी बना दिया। उन्हें लगता ही नहीं था कि बलात्कार गलत है, अपराध है। आज दुनिया भर में औरतों के खिलाफ हिंसा को समझने के लिए उन लड़कों की करतूत को पढ़ाया जाता है, क्योंकि वह केवल यहूदी औरतों के खिलाफ नहीं थी, बल्कि उनकी हिंसा आगे चलकर कई देशों में दोहराई जा रही है। जर्मनी आज तक उस अतीत से पीछा नहीं छुड़ा सका है, जबकि आज भी जर्मनी में नाजी विचारधारा से जुड़े लोगों को ढूंढ ढूंढ कर सजा दी जाती है। आपको इंटरनेट में ऐसी अनेक खबरें मिलेंगी कि नाजी दौर में भूमिका के आरोप में 90 साल के बुजुर्गों को सजा दी गई है। हाल फिलहाल में ऐसा आप भारत में नहीं सोच सकते। दंगों में शामिल लोग आरोप मुक्त हो जाते हैं और जब तक साबित होता है तब तक कई चुनाव जीत जाते हैं। इंसाफ के इस शानदार पैमाने के बाद भी जर्मनी उस अतीत को आज तक ढो रहा है, क्योंकि हिंसा की हर कहानी में जर्मनी के उस दौर का जिक्र आ जाता है, जैसे कि हम अभी कर रहे हैं। इसलिए सुल्ली डील या बुल्ली बाई ऐप जैसी चीज का हमेशा विरोध कीजिए, ताकि भविष्य में दुनिया के दूसरे देशों में भारत का जिक्र इस तरह से ना हो। 23 साल की इस्मत आरा द वायर से जुड़ी पत्रकार हैं। पत्रकारिता में पढ़ाई के दौरान ही इस्मत की रिपोर्ट news18.com, BBC हिंदी, क्विंट, न्यूज लॉन्ड्री, ऑक्सफैम इंडिया, फर्स्ट पोस्ट, हफिंगटन पोस्ट इंडिया और द हिंदू में छपने लगी। इस्मत पत्रकारिता में एक उभरता हुआ नाम है। उन्हें इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में भी बुलाया गया। पिछले 2 साल के दौरान इस्मत ने लव जिहाद, धर्मांतरण जैसे मुद्दों को हर तरह के एंगल से कवर किया है। बताया है कि इस मुद्दे की चपेट में लोगों ने इस कदर से सोचना बंद कर दिया है कि जो नाबालिग है, मानसिक रूप से विक्षिप्त है, उस पर भी धर्मांतरण का केस लाद दिया गया है। यूपी के हाथरस में बलात्कार की घटना की रिपोर्टिंग के दौरान भी इस्मत आरा को ट्रोल किया गया और अभी भी किया जाता है। बहुत कम समय में इस्मत आरा ने अपनी रिपोर्टिंग का विस्तार किया और जान जोखिम में डालकर अनजान जगहों पर गई। इन तस्वीरों में इस्मत आरा भारत की एक आम लड़की की तरह हैं, जिसके अपने सपने हैं, जिसके पहली बार पायलट बन जाने या पहली बार ट्रक चला लेने की खबरों की हेडलाइन पर यह महान देश लोटपोट हो जाता है। लेकिन उसी महान देश में सुल्ली डील और बुल्ली बाई ऐप भी आ जाते हैं, जहां इस्मत जैसी मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें डालकर बोली लगाने का सुख बांटा जाता है। हम इस्मत की इजाजत से ही उनकी तस्वीरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे इंटरनेट पर जाकर इस नौजवान पत्रकार की हर रिपोर्ट को आप पढ़िए, जिससे पता चल जाएगा कि इस्मत की तस्वीर इसमें क्यों है, क्योंकि वह लव जिहाद और धर्मांतरण के नाम पर खड़े किए जा रहे बोगस मुद्दों और नफरत के जाल को उजागर कर देती हैं। इस साल के पहले दिन जब इस्मत अपने व्हाट्सएप में बधाइयों का जवाब दे रही थी, तो एक मैसेज में बुल्ली बाई डील्स का वीडियो देखकर सन्न रह गई। इस्मत ने अपने ट्वीट में लिखा कि कितना दुखद है कि एक मुस्लिम महिला के नाते इस तरह भय और घृणा के साये में नया साल शुरू करना पड़ रहा है। हैप्पी न्यू ईयर। पत्रकार होने के कई सारे फायदे होते हैं। लोग आपको पढ़ते हैं, प्यार करते हैं, कई बार आप लोगों के ओपिनियंस बनाते हैं, कई बार लोगों की आवाज़ भी बनते हैं। लेकिन एक मुस्लिम महिला पत्रकार होने के कुछ नुकसान भी हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप जो ये पूरा बुल्ली बाइस का मामला है वो देख लीजिए।
1 जनवरी को इसी साल का पहला दिन था। मैं सोकर उठी, फ़ोन पर दोस्तों के नए साल के जो मैसेजेस होते हैं, विशेस होते हैं, वो चेक करने लगी। कई सारे मैसेजेस थे। उसी में एक दोस्त का न्यू ईयर मैसेज सोच के जो मैंने खोला तो मैंने ये देखा कि उसमें एक स्क्रीनशॉट था जिसमें मेरी एक तस्वीर को बहुत ही ल्यूट तरीके से गलत कॉन्टेक्स्ट में डाला गया था। उसके ऊपर डील ऑफ द डे लिखा गया था। एक वेबसाइट थी जिस पे मेरी और बहुत सी और महिलाओं की, मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरों को नीलाम किया जा रहा था। उस पे बोलियां लगाई जा रही थी। काफ़ी अजीब लगा, लेकिन अनएक्सपेक्टेड नहीं था। अनएक्सपेक्टेड इसलिए नहीं था क्योंकि ये सब पिछले साल जुलाई में चीज़ें हो चुकी थी। तब इसका नाम सुल्ली डील्स था, इस बार इसका नाम बुल्ली बाई है। नाम बदला है लेकिन काम अब भी उतना ही शर्मनाक है। इस लिस्ट में मेरे साथ कई सारी और मुस्लिम महिलाएं हैं। इसमें पत्रकार से लेकर पॉलिटिशियन से लेकर सोशल एक्टिविस्ट्स हैं और ख़ास तौर पे हर एज ग्रुप की महिलाएं हैं, जिसमें ख़ास तौर पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है उन यंग लड़कियों पे जो 16 साल की लड़की है, जो शायद एक 20 साल की लड़की है, शायद एक 18 साल की लड़की है। उनके लिए ये कितना एक बड़ा सदमे का मामला है। शायद मैं इस मामले पे बोल पा रही हूँ या और भी जो महिलाएं बोल पा रही हैं, ये शायद एक प्रिविलेज है कि हम इस बात पे बोल पा रहे हैं। लेकिन कई सारी ऐसी यंग लड़कियां हैं जो अपने, एक डर है उनके अंदर, जो अपने फ्यूचर को दाव पे नहीं लगाना चाहती, खुल के सामने नहीं आना चाहती। तो इस पूरे मामले में उनका ख्याल रखना बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है, उनकी प्राइवेसी का, उनकी सेफ्टी का। इस पूरे मामले के बाद मैंने एक जब कंप्लेंट दर्ज की दिल्ली पुलिस के साथ, तो एक एफआईआर इस मामले में फाइल हुई है। मगर पिछली बार जब ये मामला हुआ था तब भी जो है एफआईआर इसी तरह दर्ज की गई थी। सोशल मीडिया पे इतना ही आउटरीच हुआ था, अखबारों में खबरें छपी थी, विमेन कमीशन ने इसका संज्ञान लिया था। लेकिन अब तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई है इस मामले में, उसमें कोई कॉन्क्रीट लीड नहीं मिली है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया है। इसके पीछे कौन लोग हैं, कहाँ से हैं, क्यों कर रहे हैं, ये सब हमको नहीं पता है। लेकिन शायद अगर इस बार भी इन्वेस्टिगेशन ठीक तरीके से नहीं की जाती है तो इस तरह के जो शिकार का निशाना मुस्लिम महिलाओं को अभी बनाया गया है, कल को भारत की हर महिला को बनाया जा सकता है। मैं एक पत्रकार हूँ, मैं फील्ड पे रहती हूँ, ग्राउंड पे उतरती हूँ रिपोर्टिंग के लिए। तो एक बड़ा डर ये भी हो जाता है कि मेरी जैसी महिलाएं जो पब्लिक स्फीयर में या फिर ग्राउंड पे रहती हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, सोशल एक्टिविस्ट्स हैं, क्या ये तस्वीरें उनकी सर्कुलेट की जाएंगी? क्या कल को ये एक सोशल मीडिया का जो दायरा है वो जो है वो ख़त्म होके क्या पता ये एक फिजिकल असॉल्ट में तो नहीं कन्वर्ट हो जाएगा? ये एक बड़ा डर है। मैं रूरल एरियाज़ में जाती हूँ, मैं कई बार ऐसे एरियाज़ में भी रिपोर्टिंग के लिए जाती हूँ जहाँ पे शायद उतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं, समय रात का वक्त भी होता है कई बार। तो एक बड़ा डर है सिर्फ मेरे ही अंदर नहीं और भी सारी महिलाओं के अंदर जिनके साथ ये टारगेटेड हरासमेंट जो है वो किया गया है। जुलाई 2021 में सुल्ली डील्स का मामला सामने आया था। उसमें भी मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें थीं और बोली लगाई जा रही थी। सुल्ली डील्स के समय ऑल्ट न्यूज ने काफी गहराई से इसे लेकर ट्वीट करने वालों की पड़ताल की थी, उनका आपस में संबंध उजागर किया था। द वायर में इसे विस्तार से छापा गया। मोहम्मद जुबैर, प्रतीक सिन्हा और पूजा चौधरी ने एक एक चीज खंगाल डाली थी। उन्हें एक ट्विटर हैंडल मिला था, योर लोकल सुल्ली डीलर, और बताया था इसके जरिए कि योर लोकल सुल्ली डीलर के नाम से यह हैंडल 2019 से ही मौजूद था। इस तरह के कई अकाउंट से सुल्ली डील ऐप का प्रचार किया जा रहा था। हालांकि अब यह अकाउंट बंद कर दिया गया है, तभी बंद कर दिया गया था। लेकिन ऑल्ट न्यूज ने इन सब की स्क्रीनशॉट लेकर रिपोर्ट तैयार की। सुल्ली डील्स 786 @सुल्ली डील्स, ये दूसरा है जिसमें बताया जा रहा है कि सुल्ली डील ऐप जल्दी ही आ रहा है। नीलामी के लिए ट्विटर पर बोट्स तैयार किए जा रहे जो नकली हैंडल होते हैं। एक अकाउंट भी मिला MC मुगल, जिसका पूरा नाम था महाराजा गुलाब सिंह अल्पसंख्यक कल्याण योजना, जिसके तहत मर्दों को मुस्लिम महिलाओं की बोली लगाने के लिए बुलाया जा रहा था। मई 2021 में YouTube में एक वीडियो लिंक मिलता है जिसमें दर्शकों के बीच मुस्लिम महिलाओं की बोली लगाने की बात होती है।
उनका रेट तय करने के लिए उकसाया जाता है। इनमें पाकिस्तानी महिलाओं की तस्वीरों का भी इस्तेमाल होता है। यूट्यूब ने इस वीडियो को बाद में हटा लिया। ऐसे अनाम अकाउंट के पीछे कई असली नाम थे, जैसे ऑल्ट न्यूज ने लिबरल दोगे रियल हैंडल चलाने वाला बिहार का 23 साल का एक लड़का पकड़ा था। उसका नाम रितेश झा था। इस ऐप के लिए मुस्लिम लड़के जावेद आलम को दोषी ठहराया गया, लेकिन ऑल्ट न्यूज ने अपनी पड़ताल में पूरी तरह से इसे गलत पाया। जुबैर, प्रतीक और पूजा ने कई तरह के खातों के क्रम से साबित कर दिया कि इसके पीछे की कहानी कुछ और है। क्रू नाल नाम से कोई था जो ट्विटर से लेकर कू ऐप पर एक ही नाम से खाता खोले बैठा था और उसके हैंडल का नाम था डंक चिकित्सक। पूरी बात जानने के लिए आप पूरी रिपोर्ट जाकर पढ़िए। हना मोहसिन खान पायलट हैं और इनकी तस्वीर सुल्ली डील्स में इस्तेमाल की गई थी। हना ने केस दर्ज कराया था, लेकिन उसका पीछा करना भी हना को बीमार सा कर गया और कुछ हुआ भी नहीं। 6 महीने पहले एक एप्लीकेशन आई थी जिसका नाम था सुल्ली डील्स। उसमें से अराउंड 83 मुस्लिम वोकल वुमेन टारगेटेड थे। उनमें से मैं भी एक थी। हम लोगों ने अलग अलग जगहों पे, अलग अलग स्टेट्स पे FIR लॉन्च करी थी और मेरी भी जो FIR थी वो नोएडा से थी। 6 महीने हो गए हैं, कोई एक्शन नहीं हुआ है और अब हम नया डील्स देख रहे हैं, बुल्ली बाय डील्स देख रहे हैं। उससे पहले भी एक ईद पर मई 2021 में एक और ऑनलाइन ऑक्शन हुआ था मुसलमान वुमेन का, वहाँ भी FIR हुई थी। तो मेरा मानना ये है कि अगर फर्स्ट ही इंस्टेंस पे अगर उस वक्त एक कुछ एक्शन लिया जाता तो अभी 100 से ज़्यादा मुसलमान औरतें अभी इस तरह से परेशान नहीं होती। मुसलमान तो छोड़िए, एक अभी कुछ दिन पहले क्लब हाउस में भी हिंदू लड़कियों को इन लोगों ने इतनी गंदगी करी थी। सेम जिन्होंने सुल्ली डील्स बनाया था, वो क्या उनकी क्या वो थी कि दे वर सपोर्टिंग मुस्लिम वुमेन दैट टाइम। तो उनकी भी उन्होंने ऑप्शन करी थी क्लब हाउस पर। उनका भी कुछ नहीं होता, जो आए दिन महिला पत्रकारों को अनाप शनाप लिखते रहते हैं और बलात्कार की धमकी देते हैं। मामले दर्ज हो जाते हैं मगर होता कुछ नहीं। सरकार से सवाल करने वाली कई महिला पत्रकारों को इसका सामना करना पड़ता है। उन्हें दी जाने वाली धमकियों में बलात्कार की धमकी होती है। मामला जुलाई 2021 में भी दर्ज हुआ, जनवरी 2022 में भी। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि जुलाई महीने में जब सुल्ली डील्स मामले में केस दर्ज हुआ, तब दिल्ली पुलिस ने अमेरिका में गिटहब प्लेटफॉर्म को नोटिस जारी किया। आज तक इस प्लेटफॉर्म ने जवाब नहीं दिया है कि सुल्ली ऐप बनाने वाला कौन था। IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट किया है कि गिटहब ने यूजर को सुबह ही ब्लॉक करने की पुष्टि कर दी थी। आगे की कार्रवाई हो रही है। दिल्ली और मुंबई पुलिस साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जिन महिलाओं के नाम आए हैं उन्होंने केस तो किए हैं, मगर किसी को उम्मीद नहीं कि इस बार अपराधी पकड़ा जाएगा। ये बहुत पेचीदा सवाल है कि क्या मुझे उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर मैं पुराने तजुर्बों से जाऊं तो जुलाई में जब सुल्ली डील्स आया और फौरन FIR रजिस्टर कराई गई, कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन इतनी देर हो गई उन क्रिमिनल्स को पकड़ने में कि आज तक उनका पता नहीं चल पाया। और फिर शायद उन्हीं की हिम्मत हो गई या और किसी की हिम्मत हो गई, पता ही नहीं। तो उम्मीद इंसान को तब होती है जब कहीं इंडिकेशन होता है कि कोई इसको सीरियसली लेगा। इतने घंटे बीत गए हैं, सरकार की तरफ से एक भी इंसान की तरफ से ये आश्वासन नहीं मिला है, एक भी मिनिस्टर की तरफ से ये आश्वासन नहीं मिला है कि उन क्रिमिनल्स को पकड़ा जाएगा। किसी ने कंडेम भी नहीं किया है इन एज मेनी वर्ड्स। किसी ने ये नहीं बोला है कि उन क्रिमिनल्स को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा या मेरी हिफाजत जो है पुलिस की जिम्मेदारी है। किसी ने कहने तक की शुरुआत नहीं की है। तो मैं जानती हूँ केसेस रजिस्टर हो चुके हैं, FIR रजिस्टर हो गई, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि वाकई क्या हमारी लॉ अथॉरिटीज आज भी एक FIR के दर्ज होने का इंतजार कर रही थी जब हमारे मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ये कह दिया था कि उस लिंक को हटाया जा चुका है। तो ये इतना बड़ा स्कैंडल सामने तो आ चुका था। क्या लॉ अथॉरिटीज को खुद से इन सब चीजों को जो है अकाउंट में लेके एक्शन नहीं शुरू करना चाहिए? हम क्यों इतना इंतजार करते हैं? जब हम इंतजार करते हैं और जब हम चुप रहते हैं तो बहुत गलत इंडिकेशंस जाते हैं। तो अभी तक तो वो उम्मीद नजर नहीं आई है कि इसके पीछे कोई कार्रवाई होगी।
कोई पेचीदा चीज नहीं। अगर विराट कोहली की बेटी के लिए वो अपशब्द जिसने इस्तेमाल किया उसे पकड़ा जा सकता है, तो इन्हें क्यों नहीं पकड़ा जा सकता? जिस दिन मुझे लगता है कि वो विल होगी उस दिन पकड़े जाएंगे। इन मामलों में एक पैटर्न और है, अकाउंट को बंद कर देना। इससे बहुत नुकसान नहीं होता, नई आईडी से नया अकाउंट फिर बन जाता है। कई बार हम इसी को कार्रवाई मान लेते हैं कि ट्विटर ने अकाउंट बंद कर दिया, डिलीट कर दिया। आप किसी मंत्री के बारे में कुछ बोल दें तो मानहानि का नोटिस आ जाता है, लेकिन यहां थोक के भाव में महिलाओं को निशाना बनाया गया है, मगर खाना पूर्ति हो रही है। मामले दर्ज हुए हैं लेकिन अपराधी पकड़े नहीं गए हैं। कभी नस्ल के नाम से तो कभी जाति के नाम से, कभी मजहब के नाम से तो कभी मुल्क के नाम से औरतों के शरीर को निशाना बनाया जा रहा है। अमेरिका में अश्वेत औरतों के साथ जो हुआ, भारत में दलित औरतों के साथ जो आए दिन होता रहता है, उसे आप इस संदर्भ में देखेंगे तब आप समझ पाएंगे कि सुल्ली डील्स और बुल्ली बाई डील्स का मामला केवल मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ नहीं है, यह सभी महिलाओं के खिलाफ है। समुदाय के नाम पर औरतों को निशाना बनाया जाता है ताकि उनके और अपने समुदाय की औरतों के शरीर पर हिंसा के अधिकार को स्थापित किया जा सके। मतलब मर्द या समझ लें कि औरत को अलग अलग बहाने से मारना उनका अधिकार है। केवल आम औरतों को निशाना नहीं बनाया जाता। जो महिलाएं सत्ता में चोटी के पदों पर होती हैं, पत्रकार होती हैं, वकील होती हैं, उन्हें भी नहीं छोड़ा जाता है। ट्विटर और फेसबुक पर ये औरतें आए दिन किसी ना किसी बहाने से ऐसी सोच का शिकार होती रहती हैं। उनके पोस्ट पर अभद्र टिप्पणियां लिखी जाती हैं जिन्हें आप गंदी गंदी बातें कहते हैं। इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ट्रक पर लिखने से कुछ नहीं होने वाला, घर में बात करने से जरूर कुछ होगा। उम्मीद है आप इसे समझेंगे। ऊपर से छोटी और सामान्य लगने वाली इन घटनाओं के भीतर साजिश की गहराई पर नजर रखिए। दूसरों के घरों में आग लगाने के नाम पर आपके घरों में आग लगाने वाला तैयार किया जा रहा है। इसलिए हमेशा इन बातों का विरोध कीजिए और ब्रेक ले लीजिए। लखीमपुर खीरी की अदालत में एसआईटी ने 5000 पन्नों की चार्जशीट दायर कर दी है। इसमें यही बताया गया है कि किसानों को थार जीप से कुचलकर मारने की साजिश रची गई और साजिश रचने वालों में शामिल हैं आशीष मिश्रा और उनके साथी। कमाल खान की यह रिपोर्ट देखिए। एसआईटी का दावा है कि किसानों को इस थार से अनजाने में नहीं बल्कि कत्ल करने की नियत से कुचला गया। 5000 पेज की चार्जशीट में एसआईटी ने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा और उसके साथियों को किसानों की पूर्व नियोजित और सुनियोजित हत्या का आरोपी बनाया है। चार्जशीट दाखिल हुई है सभी अभियुक्तों के खिलाफ। वीरेंद्र शुक्ला के खिलाफ 201 में और बाकी में सब में 302, 326, 307 वगैरह चार्जशीट दाखिल हुई है। सर क्या आशीष मिश्रा की मौजूदगी वहाँ पर थी? गवाहों के बयान में आया है कि आशीष मिश्रा वहाँ मौके पर मौजूद थे। चार्जशीट पे चीज़ है सीडी में है। जो गवाहों से जो बयान जो हुए हैं जिन लोगों के और जांच जो की है एसआईटी ने, उसके बाद ये चीज़ क्लियर हुई है कि क्योंकि इस मामले में कई लोग थे जो लखनऊ के थे, कुछ बाहर के भी लोग थे, तो इन्होंने पूरी प्लानिंग करके बाहर से जो है गुंडों को बुलाया था। उसके बाद प्लानिंग करके किसानों को मारा गया है। ये चीज़ क्लियर हो गई थी एसआईटी की जांच में। 3 अक्टूबर को लखीमपुर के तिकुनिया इलाके में जिस थार से किसानों को कुचला गया था, उस काफिले में 3 गाड़ियाँ शामिल थीं। सबसे आगे थार थी जो गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के नाम है। उसके पीछे फॉर्च्यूनर थी जो पूर्व केंद्रीय मंत्री अखिलेश दास के भतीजे अंकित दास की थी और उसके पीछे स्कॉर्पियो थी जो वीरेंद्र कुमार शुक्ला की है। चार्जशीट दाखिल कर दी गई है क्या? चार्जशीट दाखिल कर दी गई। किस मामले में? 219 में। ठीक है, वही तिकुनिया हिंसा मामले से जुड़ी। ठीक। अच्छा, कोई नाम कुछ नाम भी बढ़े हैं क्या? शुक्ला नाम बढ़ा। ये क्या धारा लगी क्या उन पर? 201। चार्जशीट के मुताबिक इस कांड से जुड़े 4 लोगों के पास असलहे थे, जिनमें गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा, अंकित दास के गनर नफीस और अंकित दास के साथी नंदन के पास लाइसेंस वाले असलहे थे, जबकि आशीष के साथी सुमित जायसवाल के पास अवैध असलहा। लेकिन किसान इस मामले में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का नाम दर्ज करवाने के लिए फिर अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहते हैं। अजय मिश्रा टेनी का नाम इनमें नामजद किया जाए, उनको जमकर तहरीर में नाम है, लेकिन उनका नाम नहीं है आज इस चार्जशीट में।
जबकि एक्सपेक्टेशन ये थी कि उनका नाम आना चाहिए। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हमें लग रहा है नहीं हुई इस हिसाब से। थार गाड़ी अजय मिश्रा टैनी के नाम पे थी, उनका रोल भी था, उनके स्टेटमेंट भी थे, लेकिन उनको पार्टी नहीं बनाया गया, उनको नामजद नहीं किया गया इस केस में। तो आपको क्या स्थिति रहेगी, आपको क्या करेंगे? पैनल से डिस्कशन करना पड़ेगा, लेकिन हमको लगता है कि इस केस में अब हमको 156(3) डालनी पड़ेगी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने चार्जशीट में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का नाम न होने पर ट्वीट कर लिखा कि लखीमपुर खीरी नरसंहार मामले की चार्जशीट में भी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे ही किसानों को कुचलने की घटना के मुख्य आरोपी हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के संरक्षण के चलते अजय मिश्रा टेनी पर जांच की आंच तक नहीं आई है और वे अपने पद पे बने हुए हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच चार्जशीट में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का नाम न होने पे तंज किया। भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसी वॉशिंग मशीन बनी हुई है, किसी अपराधी को भेज दोगे वो अपराधी लगेगा ही नहीं उसमें, कोई नई वॉशिंग मशीन खरीद करके लाएगा। लखीमपुर खीरी कांड में इंसाफ के रास्ते का ये सिर्फ पहला पड़ाव है, लेकिन मारे गए किसानों के परिवारों को एक उम्मीद की कहीं किरण नजर आई है कि यह मामला अंजाम को भी पहुंचेगा। लखीमपुर खीरी में प्रतीक श्रीवास्तव और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। आज से पूरे देश में किशोर उम्र के नौजवानों को टीका लगाने का अभियान शुरू हो गया है। इसे लेकर आज भी कई तरह के सवाल उठे हैं। 15 से 18 साल के बीच के किशोरों को कोरोना के टीके लगने लगे हैं। देश में इस उम्र की आबादी करीब 7 करोड़ 40 लाख है। टीकाकरण के पहले दिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी बच्चों को टीका लगा रहे केंद्रों का जायजा लिया। Now that finally we're getting vaccinated, we're really excited. So yeah. ये लग रहा था कि वैक्सीन लगने के बाद जो है वो कोविड बहुत माइल्ड होता है, अगर होता भी है तो। उसका पता नहीं, बट वही एक सेंस ऑफ प्रोटेक्शन आ जाती है। जैसे लाइक वैक्सीन लगता है, वी फील सेफ। बाहर निकलने पे लाइक वो डर नहीं रहता है कि हाँ कोरोना हो जाएगा। डरने का कुछ है नहीं, जिनको भी डर लग रहा है वैक्सीन ले लो, कुछ होने वाला है नहीं, अच्छा है, काफ़ी सेफ भी रहोगे वैक्सीन लेके, तो इट्स बेटर कि तुम ले ही लो पहले। जिस दिन अडल्ट के लिए अनाउंस हुआ था ना सारे वैक्सीन बाहर के और अपने देश के, मैं तब से रुका था अपने वैक्सीन के लिए। अब आ गया तो ले लिया मैंने फर्स्ट डे पे। टीका लगने की खुशी है। हाँ, अब बाहर जाने को मिल सकता है। हाँ, मिल सकता है, लेकिन उसके लिए भी 2 डोज होना चाहिए पूरा। अभी पहला ही है। पहला ही है। ये बताइए कि आप भी साथ में आए हैं, बच्चे को अभी तक पेरेंट्स को बहुत चिंता रहती है कि बच्चों को भी कोरोना ना हो जाए, उनको टीका नहीं मिला है। आपने तो टीका ले लिया होगा दोनों, तो अब बच्चे को भी एक टीका तो कम से कम मिल गया। एक अभिभावक के नाते किस तरह की खुशी है आपको? खुशी ये है कि मतलब ही इज़ नाउ आउट ऑफ डेंजर एंड लाइक यू नो के डर रहता है हमेशा कि बाहर जाए और कुछ हो नहीं जाए, तो वो एक घबराहट थोड़ी कम हो गई। पिछले 5 दिनों में देश में कोरोना के केस 2.5 गुना बढ़ चुके हैं। इन 5 दिनों में 1,14,000 नए मामले सामने आए। पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 3.84% तक जा पहुंची है। वहीं एक्टिव मरीजों की तादाद 1,45,000 से ज्यादा है। 29 दिसंबर को देश में कोरोना के 13,154 केस थे। 30 दिसंबर को 16,764 हुए। 31 दिसंबर को 22,775, 1 जनवरी को 27,553 और 2 जनवरी को 33,750 मामले सामने आए। वहीं देश में नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का आंकड़ा 1700 तक जा पहुंचा है। बीते 2 दिनों के दौरान दिल्ली की 3 लैब्स ILBS, LNJP और NCDC से जो जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट आई है, उसमें 84% केस ओमिक्रॉन के आए हैं। कम्युनिटी सैंपल में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट की काफी मौजूदगी दिख रही है। अभी तक स्थिति बहुत ही कंट्रोल में है। मैंने जैसा बताया कि केसेस तो नंबर बढ़ रहे हैं, परंतु उसके प्रोपोर्शनेटली लोग सीरियस बीमार नहीं हो रहे हैं, अस्पताल नहीं जा रहे हैं, इसलिए बड़े संतोष की बात है। बट फिर भी ये कहेंगे नंबर ऐसा ना हो कि बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। अभी देखो 202 पेशेंट दिल्ली के अस्पतालों में है। पिछली बारी जब एक्टिव केसेस 8,000 के आसपास थे तो अस्पतालों में 1,000, 1,500, 2,000 लोग होते थे। तो संख्या बहुत ही कम है, परंतु ऐसा ना हो कि बाद में जाके बढ़ जाए। सतर्क रहने की जरूरत है। अभी ऐसा कुछ नहीं है कि नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए। मामलों ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया है। अस्पताल पर फिलहाल ज्यादा बोझ नहीं बढ़ा है, पर आशंका से इनकार नहीं, क्योंकि नए वेरिएंट को लेकर प्रारंभिक जानकारी तो है, पर अंतिम निष्कर्ष का अब भी इंतजार है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।
आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।